इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो दुनिया में कोलाहल मचा हुआ है। पूरी दुनिया पर परमाणु बम के युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज पूरा 1 साल पूरा हो चुका है। सोचिए, इजराइल ने आज ही के दिन हमला शुरू किया था। 7 अक्टूबर 2023 से हमला शुरू हुआ था। आज 1 साल हो रहा है और आज इस खबर में सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी खबर है। किस तरह से एक दुनिया भर में झकझोरने वाली खबर है। मैं आपको पहले बता रहा था कि रूस और चीन किस तरह से चाह रहा है कि ये युद्ध जो है परमाणु बम में तब्दील हो जाए और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के जिद ने इसको युद्ध में तब्दील कर दिया है। सबसे बड़ी खबर है कि रूस ने अपना इस्कंदर मिसाइल, ये वो मिसाइल है जिससे परमाणु हथियार ढोया जाता है, इसकी तैनाती ईरान में कर दी गई है। ईरान को ये मिसाइल इस्कंदर मिसाइल भेज दिया गया है जो परमाणु बम ढोता है। ईरान को कहीं ना कहीं लग रहा था कि देर सवेर बेंजामिन नेतन्याहू हमला करेंगे और उसी हमले के जवाब के लिए तैयारी की जा रही है। शुरू से आपको बता दूं, 1 साल आज हो चुका है इस युद्ध का। शुरुआत कैसे हुई? फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये पहले युद्ध छिड़ा। इजराइल ने कहा कि हमारे ऊपर रॉकेट दागा गया है, 1000 लोग मारे गए हैं और 200 लोगों को बंधक बनाया गया है। उसके बाद फिलिस्तीन और हमास पर हमला जिस तरह से शुरू हुआ, पूरे गज्जा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया गया। बच्चे, मासूम, औरतें, हॉस्पिटल, किसी को नहीं छोड़ा गया। युद्ध के किसी नियम को नहीं माना गया। उसके बाद लगातार यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन इजराइल ने सबको धत्ता बता दिया क्योंकि इजराइल को लगता था कि फिलिस्तीन के पास न हथियार है, न उसके पास सेना है, न उसके पास हवाई पट्टी है, न हवाई जहाज है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जिस तरह से युद्ध के नियमों को अनदेखी की गई और लगातार इजराइल ने फिलिस्तीन पर बमबारी की, उसके बाद उसके समर्थन में सबसे पहले नसरल्ला आया जो हिजबुल्लाह का प्रमुख था लेबनान से, और उसने कुछ मदद पहुंचानी शुरू की और कुछ इजराइलियों के खिलाफ रेसिस्टेंस किया। उसके बाद यमन के लड़ाके जो हूती हैं वो आए और धीरे धीरे पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि अब इजराइल जो है वो गड़बड़ी कर रहा है। इसी दौरान सोशल मीडिया का दौर था। इजराइल के इस बात को भी लोगों ने झूठ माना जो अब तक वो कह रहा था कि इजराइल खुद आतंक का शिकार है और फिलिस्तीन और हमास आतंकवादी हैं। जिस तरह की बर्बर हमला हुआ, उसके बाद लोगों ने कहा कि ये तो आतंकवाद इजराइल कर रहा है। और उसके बाद फिलिस्तीन के प्रति लोगों में सिंपैथी बढ़ी, फिलिस्तीनियों के प्रति सिंपैथी बढ़ी और सोचिए 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की अब तक मौत हो चुकी है इजरायली बम और गोला बारूद से। लेकिन अभी भी इजराइल इस युद्ध में नहीं जीत पाया था। उसके बाद हूती के लड़ाकों ने जो यमन है, जो हूती जो है यमन के जो लड़ाके हैं हूती, उन्होंने पानी के जितने जहाज थे इजराइल के, उस पर हमला शुरू कर दिया। उसके बाद लगभग इस महीने सबसे बड़ा अपडेट यह आया कि इजराइल ने लेबनान पर हमला शुरू कर दिया और हिजबुल्लाह के लड़ाका जो नसरुल्लाह है वो मारा गया। उसके बाद ईरान का सब्र जवाब दे गया और ईरान ने इजराइल पर फिर से 200 के करीब रॉकेट दागे जो इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी गिरे हैं। उसके बाद जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में बेंजामिन नेतन्याहू का बयान था कि इराक, ईरान, सीरिया ये सब ब्लैक कंट्री हैं और इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। इजराइल को बिल्कुल पता नहीं था कि इस तरह का रिटेलिएशन होगा और ईरान ने हमला कर दिया। उसके बाद पूरी दुनिया में लोग कहने लगे कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करने की हिमाकत करेगा। भारत के भक्तों की बात अलग है, लेकिन दुनिया अलग तरीके से चलती है। और जैसे ही ईरान ने 200 रॉकेट दागे, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करेगा। अब इजराइल के सामने दुविधा है, धर्म संकट में इजराइल पड़ गया है। न उसे उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। अगर वो हमला करता है तो ईरान ने साफ साफ कहा है कि हम तुम पर परमाणु हमला करेंगे। और यकीन मानिए पूरे के पूरे अरब देश में, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में और पूरे के पूरे मुस्लिम देशों में, इस्लामिक कंट्री में अगर माने तो ईरान सबसे पावरफुल देश है हथियार के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से। आबादी भले ईरान की 10 करोड़ है, लेकिन उसके पास अपना युद्धपोत है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, मिसाइल है, परमाणु बम है। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ी बात है इजराइल के लिए जो चिंता की बात है
कि इतना होने के बावजूद भी वो ईरान से निपट सकता था, क्योंकि इजराइल के पास भी तकनीक है और उसे अमेरिका की मदद भी है। लेकिन इसी बीच में जिस तरह से इजराइल ने बेरूत में एक फ्रांस के संस्थाओं को हमला किया, फ्रांस के इंडस्ट्री पर हमला किया, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने काफी फटकार लगाई। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू अपने आपे से बाहर हो गए और फ्रांस ने साफ कहा कि हम हथियारों की सप्लाई रोकने जा रहे हैं। तो इजराइल के हथियारों की सप्लाई रुक रही है, वहीं रूस और चीन इसी ताक में थे और अब जाकर इजराइल फंस गया है। दरअसल रूस जो है वो यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है और यूक्रेन की मदद अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है और रूस इसका बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो अब ईरान का खुलकर मदद कर रहा है, ईरान की मदद कर रहा है। और ईरान में एस्केंडर मिसाइल भेजा गया है जो सीधे सीधे परमाणु बम को ढोता है। बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है, इसकी क्षमता को दिखाया गया है कि किस तरह से ये एस्केंडर मिसाइल जो है वो परमाणु हथियार लेकर इजराइल के एक एक कोने में गिरा सकता है। आयरन डोम रडार का भी इस पर असर नहीं होगा। आबादी के लिहाज से आपको बताएं तो लगभग 1 करोड़ की आबादी है इजराइल की, जिसकी जिंदगी अब खतरे में पड़ गई है और इसीलिए नाराज है लोग और पूरी तरह से इजरायली दहशत में है, डरे हुए हैं। जानकार यहां तक बताते हैं, जो मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, तमाम यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर हैं वो बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता के बहुत ही लोभी लोग हैं और दरअसल इजराइल ये युद्ध के पीछे भी सत्ता की बात बताई जा रही है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो चुनाव में जाने वाले थे और वो इजराइल की गद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा था, तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे थे, कुछ संवैधानिक बदलाव कर रहे थे, जिसके बाद आम इजरायली तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे थे। पढ़ा लिखा देश है। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू को लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है और फिलिस्तीन के साथ एक दुश्मन देश है फिलिस्तीन इजराइल के लिए, और उस पर हमला कर दिया गया। लेकिन अब ये मामला उल्टा पड़ रहा है और इजराइल को न उगलता बन रहा है न निगलता बन रहा है। सोचिए, रूस और चीन अब जमकर खुलकर साफ हो गया है कि वो ईरान को हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं, फिलिस्तीन को हथियार दे रहे हैं, हमास को हथियार दे रहे हैं, यमन को हथियार दे रहे हैं और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में अब इस तरह की संभावनाएं हैं कि क्या कोई परमाणु अटैक होगा। तो एक और गलती, इजराइल की एक और गलती और इजराइल के बहाने पूरे मिडिल ईस्ट में ये खतरा मंडरा रहा है। सोचिए, भारत पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, तेल महंगा हो जाएगा। उसके बाद भारत का कारोबार जो है वो मिडिल ईस्ट के देशों में है, अरब देशों के साथ सबसे बड़ा कारोबार जो है वो भारत का है। भक्त ये समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भारत की जो विदेश नीति है वो न्यूट्रल है। भारत चाहता है कि युद्ध खत्म हो, शांति वाली बात, शांतिपूर्वक बातचीत हो और भारत उसके लिए मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है। अपने शांति सेना की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी भेजा जा सकता है। भारत की नीति हमेशा से मध्यमार्गी रही है कि शांति रहे, पूरे एशिया पैसिफिक में शांति रहे, प्रशांत महासागर के आसपास शांति रहे और भारत अब की इसकी कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन की नज़र जो है वो लगातार इस बात पर है, चीन की नज़र इस बात पर है कि जैसे ही मुस्लिम कंट्री में वो कारोबार जमाना चाहता है, इसकी भी कोशिश है। लेकिन भारत के लिहाज से अगर शांति होती है तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रूस जो है वो अपनी खींच निकाल रहा है। रूस की कोशिश है कि किसी भी तरह से इस युद्ध में इजराइल को झोंका जाए, हथियारों की सप्लाई की जाए और अमेरिका को मजबूर किया जाए कि वो यूक्रेन की मदद बंद करे। अगर यूक्रेन की मदद नहीं बंद करते हैं तो हम लगातार रूस जो है वो ईरान की मदद करेगा। तो कहा, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम ईरान से भी बदला लेंगे, इसका सबक सिखाएंगे, लेकिन अब लेना का देना पड़ गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जिस इजराइल को घमंड था अपने आयरन डोम रडार पर, जहाज पर, मिसाइल पर और तकनीक पर, वो असहाय महसूस कर रहा है। और अब 21वीं सदी है, अब आप किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं, खासकर पड़ोसी देशों पर। तो परमाणु युद्ध का खतरा है। ईरान ने सीधा सीधा कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम परमाणु बम हमला से नहीं चुकेंगे। उसने रूस से मिसाइल भी मंगा ली है, उसको तैनात भी कर दिया गया है। अल खमैनी ने साफ साफ कहा था कि हम ये मानवता के खिलाफ इजराइल लड़ रहा है और हम किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन और हमास के साथ हैं। और नसरुल्लाह की मौत के बाद और ये युद्ध बढ़ गया है। तो फिलहाल बहुत तनातनी है और बहुत टेंस है, तनाव है। और सोचिए कि अब दुनिया भर में लोग चिंतित हैं
कि एक परमाणु युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था, क्या दुनिया तीसरा परमाणु युद्ध देखने के लिए मिलेगा? लोगों की चिंता है, लोगों के माथे पर लकीरें हैं, क्योंकि 21वीं सदी में अगर कोई परमाणु युद्ध होता है तो वो सबसे बड़ा विनाशक हो सकता है। और सोचिए किस तरह से एक सनकी प्रधानमंत्री की वजह से दुनिया को युद्ध देखना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू की बड़ी भूमिका है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।